बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीरी से और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज़ के साथ हाजिर हुआ हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेडिकल के टॉपिक्स को इन वीडियोज़ में लेके आऊँ, ताकि जो स्टूडेंट जो MBBS कर रहे हैं या MBBS के बाद जो स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं या कोई भी स्टूडेंट जो मेडिकल नॉलेज लेना चाहता है, उसके लिए ये वीडियोज़ बेनिफिशियल हों। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। ये मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगा जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। तो आज मेरा जो टॉपिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। टुडे माय टॉपिक इज मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी। तो आइए सेल मेम्ब्रेन के बारे में जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनका फंक्शन क्या है, जानते हैं इस वीडियो में। सो टुडे माय टॉपिक इज फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। एज यू नो दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। और सेल जो है वो उसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो सेल में एक सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, और सेल से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट होता है। तो आज हम सेल मेम्ब्रेन पे फोकस करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके कंपोनेंट्स कैसे हैं और उन कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या है। सेल मेम्ब्रेन के दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है फॉस्फोलिपिड्स, जिससे लिपिड बाइलेयर बनती है, और दूसरा कंपोनेंट है एसोसिएटेड प्रोटीन्स। हम बारी बारी इन दोनों को डिस्कस करते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि फॉस्फोलिपिड्स क्या है, उसके अंदर क्या क्या होता है, और एसोसिएटेड प्रोटीन्स जो हैं उसके अंदर क्या क्या होता है। सेल से बाहर जो एनवायरनमेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, और जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है वो इंट्रासेलुलर होगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट को जो डिवाइड करती है चीज, उस डिवीजन करने वाली चीज को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर भी एक्वस है, यानी पानी बहुत ज्यादा है, वाटर बहुत ज्यादा है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी देखें तो वहां पर भी वाटर बहुत ज्यादा है। तो अगर वो भी वाटर है तो सेल के अंदर भी वाटर है। अगर इसकी सेल मेम्ब्रेन भी वाटर की हो तो फिर सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह सकता, और अगर सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं होगा तो कोई ऑर्गन नहीं बन सकता, इवन बॉडी ही नहीं बन सकती। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों एनवायरनमेंट्स को डिवाइड करती है। अब जो लिपिड बाइलेयर है ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की। तो फॉस्फोलिपिड्स में क्या क्या होता है, इसमें एक हेड होता है और साथ में टेल होती है। तो जो हेड है ये चार्ज्ड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज होता है, ये पोलर होता है, ये पोलर एंड होता है, और इसकी जो टेल है ये फैटी एसिड्स की बनी होती है। अब खुदा की कुदरत देखें कि इसका जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक है, वाटर सॉल्युबल है, जबकि इसके नीचे जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि लिपिड सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो ये एक बैरियर है कि एक्स्ट्रा सेलुलर से कोई चीज आसानी से अंदर ना आ सके और सेल के साइटोप्लाज्म से कोई चीज बाहर ना जा सके, वरना सेल का स्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। तो अगर फॉस्फोलिपिड्स की बात करें तो जितनी भी फैट सॉल्युबल चीजें हैं, जितनी भी सब्सटेंसेस फैट सॉल्युबल हैं, वो फॉस्फोलिपिड्स को क्रॉस करके सेल के अंदर जा सकती हैं, या सेल के अंदर से वो बाहर जा सकती हैं, या फिर लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाली चीजें जो वहां से आसानी से गुजर सकती हैं। तो ये दो किस्म की चीजें फॉस्फोलिपिड से क्रॉस कर सकती हैं, अंदर भी आ सकती हैं, बाहर भी जा सकती हैं। अब जैसे कुछ मेडिसिन हैं जो लिपिड सॉल्युबल हैं, या कोई भी चीज है लिपिड सॉल्युबल, वो फॉस्फोलिपिड्स के चैनल से यहां से वो गुजर के सेल के अंदर भी आ सकती हैं और यहां से सेल से बाहर भी जा सकती हैं। और जितने भी लार्ज कंपाउंड्स हैं या फिर पोलर यानी चार्ज्ड कंपाउंड्स हैं, आयंस हैं मुख्तलिफ, तो वो ना इनफ्लक्स कर सकते हैं, ना अंदर आ सकते हैं, ना इफ्लक्स हो सकता है, ना अंदर से बाहर जा सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स के थ्रू। तो ये सिलेक्टिव चीजें ही अंदर आ सकती हैं, सिलेक्टिव चीजें ही बाहर जा सकती हैं। तो इस चीज को कहते हैं सिलेक्टिव परमेबिलिटी। तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, कि ये सिलेक्ट करती है चीजों को कि किसको अंदर जाने देना, किसको बाहर जाने देना। अब अगर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की बात करें तो आपने सुना होगा कि ये लिपिड बाइलेयर है, और लिपिड बाइलेयर के एम्बेडेड प्रोटीन है, कहीं कहीं प्रोटीन भी पड़ी है। अब प्रोटीन क्यों पड़ी? प्रोटीन का स्ट्रक्चर ये होता है, हम उसकी आगे बात करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर की, अभी मैं बेसिक आपको बता देता हूं कि इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये आप हाथ देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये समझे कि उंगलियां जो हैं ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है, 1 2 3 4 5। तो इसके दरमियान खाली जगह है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन्स के जो दरमियान खाली जगह है ये है वाटर चैनल। तो जितनी भी वाटर सॉल्युबल चीजें हैं या आयनिक चीजें हैं, जिसके ऊपर कोई आयन है, कोई कंपाउंड ऐसा है, वो इस चैनल के थ्रू सेल के अंदर भी जाता है और सेल के अंदर से बाहर भी आता है। तो लिहाजा आयनिक चीजें या वाटर सॉल्युबल चीजें गुजरने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रोटीन चैनल्स। ये जो पॉलीपेप्टाइड के चैनल्स हैं यहां से वो गुजर सकते हैं। अब आप इस फॉस्फोलिपिड्स पे आ जाए तो फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स हैं, एक नीचे लेयर है, एक इसके ऊपर लेयर है। तो ये स्ट्रक्चरली एक दूसरे से अलग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ऊपर वाली लेयर है उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स हैं और जो नीचे वाली लेयर है उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, और जो नीचे वाली लेयर है उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, और जो नीचे वाली लेयर है उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, और जो नीचे वाली लेयर है उसके अंदर जो फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये दोनों स्ट्रक्चरली एक दूसरे से अलग है। ये जो
तो दो तरह के फॉस्फोलिपिड्स ऊपर वाली लेयर में होते हैं। ऊपर वाली लेयर में दो तरह के फॉस्फोलिपिड्स होंगे। नंबर वन, फॉस्फोफैटिडाइल कोलिन एंड द अदर वन इज स्फिंगोमाइलिन। और इसी तरह नीचे वाली जो लेयर है, दूसरी लेयर है, उसमें भी दो तरह के फॉस्फोलिपिड्स होंगे। वो कौन कौन से? एक फॉस्फेटिडाइल इथानोलामाइन है। पता नहीं ये इतने मुश्किल नाम क्यों इन्होंने रखे हैं, सिंपल नाम भी रख सकते थे, लेकिन खैर अब ये याद तो करने पड़ेंगे आपको। और दूसरा फॉस्फेटिडाइल सीरीन है। तो एक तो दोनों लेयर्स में जो फॉस्फोलिपिड्स का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है, उनके नाम भी अलग है, उनकी टाइप भी अलग है। दूसरा, जो प्रोटीन जो ऊपर वाली लेयर के साथ अटैच हुई है, बाई लेयर में जो ऊपर वाली के साथ अटैच है वो प्रोटीन और है, और जो लिपिड बाई लेयर में जो नीचे वाली लेयर के साथ जो प्रोटीन अटैच है वो प्रोटीन और है। दूसरा, ये जो आउटर लीफलेट है, जो बाहर वाली बाई लेयर में से जो बाहर वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, इनर में नहीं होते। तो पता चला कि लिपिड बाई लेयर में दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं है। अब फॉस्फोलिपिड्स के आप अरेंजमेंट देखें तो ऊपर हेड है, नीचे टेल है, फिर एक अगला जो फॉस्फोलिपिड है उसमें हेड है, टेल है। तो इनके दरमियान कहीं कहीं पे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। अब जो कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल है, उनकी जो बाहर वाली सरफेस है, जो आउटर सरफेस है, आउटवर्ड है, वो हाइड्रोक्सालाइन होता है, OH माइनस, वो हाइड्रोक्सालाइन उन पे होता है। तो ये हाइड्रोक्सालाइन भी जो है ये वाटर को रिपेल करता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है ये भी पोलर है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब इतना सख्त ये स्ट्रक्चर बना हुआ है तो चीजें अंदर से बाहर या बाहर से अंदर कैसे आती है? ई फ्लक्स कैसे होता है, इनफ्लक्स कैसे होता है? तो सेल मेम्ब्रेन में एक फंक्शन होता है जिसको कहते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है कि ये जो बाई लेयर है, ठीक है, ये जो बाई लेयर है ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे रगड़ खा रही होती है, ये मूवमेंट में होती है, ये मूव कर रही होती है, एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही होती है। और ये सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, कोई चीज सेल के अंदर से बाहर जानी है, अब उसकी कोशिश है कि कोई वीकर पॉइंट मिले, कोई ऐसा कमजोर पॉइंट मिले जहां से मैं सेल मेम्ब्रेन को पंक्चर करूं और वहां से बाहर निकल जाऊं। तो जब वो अंदर से बाहर निकलने के लिए कोशिश करता है तो जहां पे वीकर पॉइंट मिल जाएगा वो वहां से सेल मेम्ब्रेन रप्चर होगी, पंक्चर होगी, और ये चीज जो भी अंदर से बाहर जानी है वो अंदर से बाहर चली जाएगी, ई फ्लक्स हो जाएगा। तो अब जो वो पंक्चर है, वो जो सुराख हो गया है, वहां पर एक गैप आ गया है, वो गैप कैसे फिल होगा? वो गैप ये बाई लेयर की मूवमेंट से फिल होगा। ये मूव करेंगे एक दूसरे के ऊपर और आहिस्ता आहिस्ता वो पंक्चर जो है वो जुड़ जाएगा और वो रास्ता दोबारा बंद हो जाएगा। तो सेल के अंदर से जो चीजें बाहर जा रही हैं इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। जो भी सेल अपने अंदर से सिक्रीट करता है, कोई टॉक्सिक चीज है वो सिक्रीट करनी है, तो उसको सिक्रीट करने के लिए एक रास्ता बनता है सेल मेम्ब्रेन में से, वो जो गैप आ जाता है वो फ्लूइडिटी से दोबारा फिलअप हो जाता है। अब कोई चीज बाहर से अंदर आनी है, तो अब कोई भी चीज यहां से बाहर से अंदर आनी है सेल के अंदर, तो ये एक सेल है, तो सेल मेम्ब्रेन में ये एक गैप बनता है, तो वो चीज अंदर आती है, तो ये अपने गिर्द पाउच बना लेती है और वो चीज अंदर, इसको कहते हैं। तो एंडोसाइटोसिस से जो बाहर से कोई चीज है वो अंदर आती है। अब यहां पे भी जो गैप बन जाता है वो भी फ्लूइडिटी से, ये बाई लेयर की मूवमेंट से, ये जो आपस में वो एक दूसरे के ऊपर मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है, उस स्लाइडिंग के साथ ये गैप फिल हो जाता है ताकि सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। अगर सेल पंक्चर रहेगा तो साइटोप्लाज्म में से, सेल के अंदर से हर चीज बाहर जा सकती है या फिर बाहर से हर चीज अंदर आ सकती है। अब फ्लूइडिटी पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली चीज है टेम्परेचर। तो ये मुश्किल बात नहीं है, जैसे टेम्परेचर रेज होगा फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब मूवमेंट तेज हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तेज हो जाती है, और जैसे टेम्परेचर कम होगा फ्लूइडिटी भी कम हो जाएगी। दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी को कैसे इफेक्ट करता है? अगर ये लिपिड बाइलेयर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा आ गया है, फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा धंसा हुआ है, तो फ्लूइडिटी कम हो जाएगी, और अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाएगी। अब फॉस्फोलिपिड्स की जो टेल्स हैं ये फैटी एसिड्स हैं, तो अगर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे तो इनकी टेल्स सीधी होंगी, स्ट्रेट होंगी। तो जब स्ट्रेट होंगी, ये एक दूसरे के अंदर इंबेडेड होंगी, स्ट्रेट टेल्स, तो ये जो स्ट्रेट टेल्स हैं इसकी वजह से, सैचुरेटेड फैटी एसिड की वजह से फ्लूइडिटी कम हो जाएगी। तो दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जिसके अंदर तरतीब में ये टेल्स नहीं होती, कहीं से जुड़ी होती है, कहीं से नहीं जुड़ी होती, और उनका एंगल आपस में नहीं मिलता ऊपर वाली लेयर का नीचे वाली लेयर से। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मौजूदगी में जितने ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे उतनी ज्यादा फ्लूइडिटी ज्यादा हो जाएगी। अब हमने सुना था कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर है जिसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड है या प्रोटीन के कुछ स्ट्रक्चर अंदर मौजूद है। प्रोटीन का क्या काम है? वाटर सॉल्युबल चीजें, लार्ज कंपाउंड्स, और दूसरा यह है जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है वो, और तीसरा यह है कि वो चीजें जिनके ऊपर कोई चार्ज है उनको सेल के अंदर या अंदर से बाहर लेके जाना। फॉर एग्जांपल वो न्यूरोट्रांसमीटर हो सकते हैं, वो कोई ड्रग हो सकती है, वो कोई हार्मोन हो सकता है, उसको बाहर से अंदर लेके आना सेल के अंदर, या सेल के अंदर से बाहर लेके जाना। तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर फॉस्फोलिपिड्स के साथ कुछ रिसेप्टर्स लगे होते हैं।
अब रिसेप्टर्स क्या होते हैं कि वो सेल के बाहर हैं, उन्होंने जैसी कोई चीज पकड़नी है वो उसका सिग्नल सेल के अंदर जाएगा कि ये फलां चीज उसने बाहर पकड़ी है, उसके मुताबिक अंदर बायोलॉजिकल चेंज आ जाएगा। जैसा कि न्यूरोट्रांसमीटर्स में होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर का रिसेप्टर है, उसके ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर जाके लगा तो सिग्नल सेल के अंदर जाएगा। वो खुद सेल के अंदर नहीं जा रहा, वो बाहर ही है, लेकिन वो सिग्नल अंदर भेज रहा है रिसेप्टर के थ्रू। ऐसे ही बहुत ज्यादा कोई मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसा कि इंसुलिन है। इंसुलिन सेल्स के अंदर नहीं जा सकती, तो वो सेल के बाहर रिसेप्टर पे जुड़ेगी, तो वो सिग्नल अंदर भेज देगी। तो इंसुलिन के रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन पर होते हैं, उसके बाहर होते हैं। और कुछ नॉन पोलर और माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे थायरॉक्सिन है, तो थायरॉक्सिन गुजर जाती है, लेकिन थायरॉक्सिन के रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला कि नॉन पोलर या लिपिड सॉल्युबल जितने भी कंपाउंड्स हैं और या लोअर मॉलिक्यूलर वेट के कंपाउंड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो बाहर से वो सब्सटेंसेस सेल के अंदर जा सकती हैं या अंदर से बाहर जा सकती हैं इजीली। लेकिन जितने भी वाटर सॉल्युबल या फिर जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ड्रग्स हैं या कुछ ऐसा हार्मोन्स हैं, उनके लिए प्रोटीन्स चैनल बने हैं, रिसेप्टर्स बने हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनी है, जिनकी वजह से वो सेल के अंदर आते हैं या अंदर से बाहर जाते हैं। तो फॉस्फोलिपिड्स का आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ये लिपिड बाइलेयर आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं प्रोटीन की। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पीछे बताया था कि दो कंपोनेंट हैं सेल मेम्ब्रेन के, एक फॉस्फोलिपिड्स हैं और दूसरा एसोसिएटेड प्रोटीन्स है। तो सबसे पहले प्रोटीन की टाइप जो हमारे पास आती है वो है कि वो प्रोटीन जो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन है, यानी उसका एक हिस्सा बाहर है और वो सेल मेम्ब्रेन में से गुजर के नीचे तक गई है सेल के अंदर। फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूं, एक सॉइल है, मिट्टी है, उसके ऊपर एक दरख्त लगा हुआ है या पौधा लगा हुआ है। तो वो पौधा जमीन से बाहर है, फिर वो कुछ हिस्सा जमीन के अंदर है, और फिर नीचे फॉर एग्जांपल वाटर है या कुछ भी है, तो वो वहां तक उसकी जड़ें गई हुई हैं, रूट्स गई हुई हैं। तो ये अक्रॉस द सॉइल है, वो मिट्टी में से गुजर के पानी तक गया हुआ है। तो इसको कहते हैं, ये जो प्रोटीन्स जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस हैं, जो बाहर से लेके अंदर तक हैं, इसको कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन। और कुछ प्रोटीन है जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर हैं, और दूसरा उनका कुछ हिस्सा जहां पे सेल मेम्ब्रेन खत्म हो रही है वहां पे लगा हुआ है, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन नहीं है। कुछ हिस्सा ऊपर है, कुछ नीचे। आसानी के लिए ये लिपिड बाइलेयर है, तो एक हिस्सा ऊपर वाली लेयर के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा हिस्सा नीचे वाली लेयर के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस प्रोटीन को कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। अब ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं ये लूजली अटैच होती हैं, कोवेलेंटली बॉन्ड नहीं होती, ये बहुत लूजली अटैच होती हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में परसेंटेज के तौर पर याद रखिएगा, 3 किस्म की चीजें हैं सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। सबसे पहले आती है प्रोटीन, दूसरी चीज आती है फैट्स, तीसरी चीज आती है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसमें परसेंटेज के मुताबिक देखें तो 50% प्रोटीन है, 47% लिपिड्स हैं और 3% कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और ये आपको कुदरत ने कानून दे दिया है, एक नुस्खा दे दिया है कि अपनी खुराक भी इसके मुताबिक करें तो आप सेहतमंद रहेंगे कि 50% प्रोटीन लें, 47% लिपिड्स ले सकते हैं और 3% कार्बोहाइड्रेट्स। अनफॉर्चुनेटली हमारी आजकल की डाइट में, खाने में, मील में 80% से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ये सेल का स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, ये रिसेप्टर्स तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम बीमार रहते हैं। अब बात करते हैं इंटेग्रल प्रोटीन की। इंटेग्रल प्रोटीन का मैंने बताया कि वो अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंटेग्रल प्रोटीन एंड व्हाई इंटेग्रल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कैल्शियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, ये सेल के अंदर नहीं आ सकते। और बहुत से चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे पोटेशियम है, ये सेल से बाहर नहीं जा सकता। तो अगर इनको मूव करवाना हो, उनको बाहर से अंदर या इसको पोटेशियम को अंदर से बाहर लेके जाना है, तो ये वाया प्रोटीन्स होगा, ये वाया चैनल्स होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये जिस प्रोटीन के थ्रू होगा उसको कहते हैं इंटेग्रल प्रोटीन। और अब इंटेग्रल प्रोटीन काम कैसे करती है? तो सबसे पहला पाथवे तो थ्रू वाटर चैनल्स है, जो मैंने आपको बताया कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, उसके दरमियान में ये ट्यूब्यूल बना हुआ है, उसके जो टनल बनी है उसके थ्रू, वाटर चैनल के थ्रू ये पास हो जाते हैं, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। तो दूसरा पाथवे है कैरियर प्रोटीन्स। तो कैरियर प्रोटीन्स क्या होती हैं कि ये अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक परिंदा है, तो उसकी चूंच में एक दाना है और वो घोंसले के ऊपर बैठा है, और उसने घोंसले के अंदर मुंह करके अपने बच्चों को वो दाना खाने के लिए दे दिया। तो पहले उसका मुंह ऊपर था, उसका स्ट्रक्चर और था। अब उसने ट्रांसफॉर्मेशन क्या की कि उसने अपनी गर्दन झुकाई, नीचे मुंह किया, है वही, लेकिन उसने अपना स्ट्रक्चर चेंज करके वो दाना अपने बच्चों तक पहुंचाया। तो ये कैरियर प्रोटीन है, जो अपना स्ट्रक्चर चेंज करके, अल्टरेशन करके, स्ट्रक्चर में तब्दीली करके, ये प्रोटीन पार्टिकल्स को बाहर से अंदर या फिर अंदर से बाहर लेके जा सकती है। तो इसको कहते हैं कैरियर प्रोटीन। तो ये भी इंटेग्रल प्रोटीन की टाइप है। तीसरा, आप सबको पता होगा, एंजाइम्स। एंजाइम्स भी प्रोटीन है, लेकिन एंजाइम्स वर्क कैसे करते हैं?
इंजाइम्स एक फैक्ट्री की तरह काम करते हैं। वो रॉ मटेरियल लेते हैं बाहर से, उसको बनाते हैं और एक प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं। फॉर एग्जांपल वो लिया उन्होंने रॉ मटेरियल ए और बी बाहर से लिया, सेल के बाहर से ए प्लस बी लिया, उसको उन्होंने उस पर काम किया, उसको सी प्लस डी बना के अंदर दे दिया। तो ये इंजाइम्स हैं, ये भी इंटेग्रल प्रोटीन है, ये भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं। फिर इंटेग्रल प्रोटीन की एक टाइप आती है लिंकर प्रोटीन, जो लिंक करती है बाहर के एनवायरमेंट को अंदर के एनवायरमेंट से। जो सेल के अंदर साइटोस्केलेटन है या सेल के अंदर का एनवायरमेंट है, उसको बाहर के एनवायरमेंट से लिंक करती है, उसको बता देती है। फॉर एग्जांपल बाहर बर्फबारी हो रही है, अंदर हीटर लगा हुआ है, तो खिड़की में से एक हाथ बाहर है, वो उस हाथ को टच करें तो वो ठंडा होगा क्योंकि बाहर बर्फबारी है, अंदर है तो वो गर्मी होगी, तो दूसरे हाथ से हीटर तेज कर दिया। तो बाहर के एनवायरमेंट के मुताबिक अंदर का एनवायरमेंट जो है चेंज कराएंगे, ये लिंकर प्रोटीन्स करवाते हैं। ये भी इंटेग्रल प्रोटीन की एक टाइप है। फिर उसके बाद आते हैं रिसेप्टर्स। जैसे मैंने पहले बताया, इंसुलिन आएगी, इंसुलिन अंदर जा नहीं सकती, तो इंसुलिन आके बाहर रिसेप्टर है उसके मुंह पे लग जाएगी और अंदर वो सिग्नल चला जाएगा। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उनके रिसेप्टर्स होते हैं, वो आके अपने रिसेप्टर पे लगते हैं, तो अब वो सेल के अंदर पैगाम भेज देते हैं। रिसेप्टर कहता है मैंने ये फलां न्यूरोट्रांसमीटर या फलां चीज मैं रिसीव कर चुका हूं, उसके मुताबिक अंदर ये चेंज कर दो। तो ये जो न्यूरो ट्रांसमिशन होती है या कुछ भी जो सिग्नल जा रहे हैं वाया रिसेप्टर्स, तो ये भी इंटेग्रल प्रोटीन्स करते हैं। तो ये अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन होते हैं। अब बात करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स की। तो पेरिफेरल प्रोटीन्स जो हैं वो लूजली अटैच हैं, नॉन कोवलेंटली अटैच हैं। उनके दो हिस्से हैं, मैंने जैसे पहले बताया, वो लिपिड बाइलेयर में एक ऊपर वाली लेयर के साथ बाहर की तरफ अटैच है, एक हिस्सा अंदर वाली लेयर के साथ अंदर की तरफ अटैच है। यानी एक हिस्सा सेल साइटोप्लाज्म में होगा, सेल के अंदर पड़ा होगा, दूसरा हिस्सा उसका सेल एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में सेल से बाहर होगा। और ये इजीली डिटैच भी हो सकता है, डिसरप्ट हो सकता है, इजीली ये टूट सकता है। तो बहुत सी पेरिफेरल प्रोटीन्स जो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, जो अंदर वाली साइड पे जो लिपिड बाइलेयर की निचली लेयर है उसके साथ जो अंदर वाली साइड पे जुड़े हैं, वो यूजुअली तौर पर साइटोस्केलेटन का हिस्सा होते हैं। जो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है ना, वो उसी के कंपोनेंट होते हैं। तो अब ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये कैसे अब काम करेगा? ये अटैच हो जाता है लिंकर प्रोटीन के साथ, जो कि इंटेग्रल प्रोटीन है, मैंने जैसे पहले बताया। वो लिंकर प्रोटीन के साथ अटैच होकर काम कर सकता है। या फिर रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर ऊपर पड़ा है, उसकी रूट नीचे तक आई है, तो वो जो रूट के साथ आगे हिस्सा है उसके साथ ये जुड़ गया और ये अब नीचे अंदर काम करवा रहा है। तो ये जो पेरिफेरल जो प्रोटीन है, ये इंटेग्रल प्रोटीन के साथ जुड़ के भी काम करती है। अब आखिरी मिसाल एक देता हूं। फॉर एग्जांपल एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका रिसेप्टर सेल से बाहर पड़ा है, वो न्यूरोट्रांसमीटर आके सेल पे जुड़ा, ये था फर्स्ट मैसेंजर सिस्टम। तो वहां से सिग्नल होता 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 सेल के अंदर तक आया। आगे उसके एंड पे अटैच होगी पेरिफेरल प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म में है, वो अटैच होगी पेरिफेरल प्रोटीन। तो यहां पर उसने सिग्नल जनरेट आगे कर दिया। ये जो सिग्नल यहां पे जनरेट किया इसको कहते हैं सेकंड मैसेंजर सिस्टम। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स यूजुअली सेकंड मैसेंजर सिस्टम के तौर पर भी काम करते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक। तो इंशाल्लाह दोबारा हम अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।